गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप। मुझे ऐसा है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम 10 सितंबर को बनने वाले हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चनों को रिवीजन कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने हमारे पिछले महीने की कोई भी हरियाणा करंट अफेयर की वीडियो मिस की है तो अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप उनको PDF के रूप में पढ़ सकते हैं। आपको 1 महीने की PDF 12 रुपये में, 6 महीने की 35 रुपये में और 1 साल की 50 रुपये में मिल जाएगी। तो एक ही PDF में आप उन्हें आसानी से पढ़ पाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां पर जाकर इन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज की वीडियो पर। प्रदेश में वोल्वो बसों को चलाने की शुरुआत कब से की जाएगी? तो ये की जाएगी 16 सितंबर से। हरियाणा रोडवेज वोल्वो बसों को 16 सितंबर से एक बार फिर से चलाने की तैयारी कर रहा है। दिल्ली से NOC के लिए वहाँ के परिवहन मंत्री से बातचीत भी की जा रही है। अगर किसी कारण दिल्ली सरकार NOC नहीं देती है तो ट्रायल के तौर पर गुड़गांव से चंडीगढ़ के सेक्टर 17 तक वोल्वो बसें चलाई जाएंगी। ये बसें कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे के रास्ते पहुंचेंगी। कोरोना महामारी के कारण चंडीगढ़ प्रशासन ने हरियाणा की बसों की चंडीगढ़ में एंट्री पर रोक लगा दी थी। इसीलिए सभी जिलों से बसें पंचकुला तक आ रही हैं। चंडीगढ़ आने वाले यात्रियों को जीरकपुर या फिर पंचकुला उतरना पड़ता था। अब 16 सितंबर से बसों को चंडीगढ़ के सेक्टर 17 बस स्टैंड तक आने की अनुमति दी गई है। उधर प्रदेश के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा जल्द ही पड़ोसी राज्यों के परिवहन मंत्रियों के साथ बातचीत करेंगे ताकि हरियाणा रोडवेज की बसें हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब में भी जा सकें। राजस्थान, उत्तर प्रदेश व चंडीगढ़ ने बसें चलाने की अनुमति दे दी है। परिवहन मंत्री ने कहा है कि 5 अक्टूबर के बाद बसों में टिकटिंग की व्यवस्था भी शुरू की जाएगी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टिकटिंग की व्यवस्था कब से शुरू की जाएगी? 5 अक्टूबर से। इसके बाद है अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर राफेल को शामिल करने के लिए स्पेशल समारोह का आयोजन कब किया जाएगा? तो ये स्पेशल समारोह आयोजन किया जाएगा 10 सितंबर को। अंबाला एयरफोर्स स्टेशन में 10 सितंबर को होने वाले समारोह के लिए राफेल जेट के चुनिंदा पायलट प्रतिदिन 5 राफेल के साथ जोरदार अभ्यास कर रहे हैं। इसी दिन अंबाला एयरफोर्स स्टेशन में 17 गोल्डन एरो स्क्वाड्रंस के पायलट राफेल जेट के साथ आकाश में वह कलाबाजियां करके दिखाएंगे जो कि अब तक केवल सुनी गई थी या फिर पढ़ी गई थी। राफेल तेज़ रफ्तार से आकाश का सीना चीरते हुए हवा में उड़ेगा और कई कलाबाजियां भी दिखाएगा। इनके अभ्यास के दौरान पूरा आकाश फिलहाल थर्रा रहा है। राफेल विमानों के अलावा सुखोई 30, MKI, जगुआर एवं अन्य श्रेणी के विमान भी करतब दिखाएंगे। जगुआर और सुखोई 30 फॉर्मेशन में एक साथ समारोह स्थल के ऊपर से उड़ेंगे। 29 जुलाई को पहले 5 राफेल विमान ग्रुप कैप्टन हरकीरत सिंह की अगुवाई में अंबाला एयरफोर्स स्टेशन में लैंड किए गए थे। इन विमानों का एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने स्वागत किया था। स्क्वाड्रन के कुछ पायलट और क्रू राफेल विमानों की ट्रेनिंग हासिल कर चुके हैं, जबकि शेष अभी भी फ्रांस में ट्रेनिंग ले रहे हैं। प्रदेश में कौन सी संस्थाएं मिलकर सरपंचों को डिजिटली शिक्षाएं दे रही हैं? तो ये दे रही हैं हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट। पंचायतों के रिकॉर्ड को डिजिटल करने और फंड की ट्रांसफ़र ऑनलाइन तरीके से किए जाने का कायदा अब सरपंचों को भी पढ़ाया जा रहा है। इसके लिए हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान नीलाखेड़ी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट हैदराबाद की ओर से मिलकर यह ऑनलाइन कोर्स करवाया जाएगा। इस कोर्स में डिजिटलाइजेशंस ऑफ पंचायत रिकॉर्ड ऑफ पंचायत फंड मॉनिटरिंग सिस्टम को लेकर पढ़ाई करवाई जाएगी। पढ़ी लिखी पंचायत को लेकर इस तरह का कोर्स पहली बार करवाया जा रहा है। 3.5 घंटे की इस वर्चुअल क्लास में जिले के सभी 139 पंचायत के सरपंच, 50 ग्राम सचिव, 5 लेखाकार और अन्य अधिकारी भी शामिल होंगे। इसके अलावा सरपंचों को डिजिटली हस्ताक्षर करने के बारे में भी बताया जाएगा। सभी सरपंचों के डोंगल भी बनवा दिए गए हैं। इसके लिए भीम ऐप की जानकारी भी डिजिटली पेमेंट के तरीकों को सिखाया जाएगा। इसके बाद है हाल ही में सरकार के द्वारा प्रदेश के हर गांव में किस प्रकार के क्लब खोलने के निर्देश जारी किए गए हैं? तो ये निर्देश जारी किए गए हैं युवा क्लब खोलने के।
हरियाणा खेल एवं युवा मामले विभाग द्वारा प्रदेश के सभी जिला खेल अधिकारियों को प्रत्येक गांव में 10 से 15 युवा सदस्य वाले एक युवा क्लब की स्थापना जल्द से जल्द करने के निर्देश दिए गए हैं। हरियाणा सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है कि जिला के प्रत्येक गांव में एक संगठित युवा संगठन अति आवश्यक है, जिसमें गांव के हर कोने से हर वर्ग से उन युवक युवतियों का चयन किया जाए जिनमें समाज सेवा की भावना कूट कर भरी हो और अपने गांव, अपने ज़िले और अपने राज्य व ज़रूरत पड़े तो राष्ट्रीय स्तर पर भी समाज सेवा प्रदान कर सके। जिला के हर गांव में जहां पर युवा मंडल पहले से कार्य कर रहा है व जहां युवा मंडल नहीं है वहां नए युवा मंडलों का गठन किया जाएगा। इसके बाद है हरियाणा के 21 जिले को हॉकी में राष्ट्रीय स्तर का हब बनाया जाएगा। तो ये बनाया जाएगा सोनीपत को। प्रदेश के खेल मंत्री संदीप सिंह ने कहा है कि सोनीपत को हॉकी में राष्ट्रीय स्तर का हब बनाया जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं फोटो में, यही हैं खेल मंत्री संदीप सिंह। सोनीपत में हॉकी से लेकर ऐसी कोई समस्या नहीं होगी जिससे कभी भी किसी भी खिलाड़ी को परेशानी हो। जिले में नए एस्ट्रोटर्फ से लेकर खिलाड़ियों को कैश अवार्ड संबंधी किसी भी समस्या का समाधान तुरंत किया जाएगा। नशे के साथ प्रतिबंधित शक्तिवर्धक दवाओं को लेकर भी खिलाड़ियों को जागरूक किया जाएगा। खिलाड़ियों की बेरोजगारी दूर करने के लिए राज्य सरकार ने मुहिम भी शुरू की है। खेल नर्सरी में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों से बतौर प्रशिक्षण सेवाएं ली जाएंगी, जिससे उन्हें रोजगार व उभरते खिलाड़ियों को सही मार्गदर्शक भी मिल सके। तो यहाँ पर बात हो रही है संदीप सिंह की, जो कि खेल और युवा मामले के मंत्री हैं। तो ये पिहोवा विधानसभा से चुन के आए हैं और इनके पास खेल मामले के अलावा छपाई और लेखन सामग्री विभाग भी है। तो इस चीज़ का आप अच्छे से ध्यान रखिए क्योंकि इससे रिलेटेड ज़रूर क्वेश्चंस पेपरों में पूछे जाते हैं। उच्चतर शिक्षा विभाग हरियाणा ने बीएससी कंप्यूटर साइंस को किस में मर्ज कर दिया है? तो ये मर्ज किया गया है बीएससी नॉन मेडिकल में। बीएससी कंप्यूटर साइंस करने के इच्छुक विद्यार्थी इस बार इस कोर्स में दाखिला नहीं ले सकेंगे क्योंकि उच्चतर शिक्षा विभाग हरियाणा ने प्रदेश की सभी सरकारी व सरकारी सहायता प्राप्त और सेल्फ फाइनेंस कॉलेजों से बीएससी कंप्यूटर साइंस को बीएससी नॉन मेडिकल सब्जेक्ट में ही मर्ज कर दिया है। अब बीएससी नॉन मेडिकल सब्जेक्ट में ही यह दोनों विषय कवर होंगे। ऐसा पहली बार हुआ है जब विभाग ने दोनों विषयों को मर्ज करने के बाद एक ही विषय बना दिया हो। दरअसल अब सरकार ने बीएससी को सिंगल स्ट्रीम बना दिया है और इसी के भीतर अलग अलग कॉम्बिनेशंस दिए गए हैं। इसी तरह इनकी सीटें भी मर्ज कर दी गई हैं। गवर्नमेंट पीजी कॉलेज अम्बाला छावनी में पहले जहां बीएससी कंप्यूटर और नॉन मेडिकल की 69 या फिर 60 सीटें ही होती थी, उन्हें अब मर्ज करके अब बीएससी नॉन मेडिकल में ही 120 सीटें कर दी गई हैं। फ़र्क बस इतना पड़ा है कि अब रिजर्वेशन पॉलिसी 60 की बजाय 120 सीटों पर लागू होगी। दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको हमारी ये वीडियो थोड़ी भी यूज़फुल लग रही है तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे पर ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर क्लिक कीजिए, तभी आपको हमारी आने वाली जो लेटेस्ट वीडियो हैं वो सबसे पहले मिल सकेंगे। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हरियाणा के 21 जिले के 5 आर्टिस्ट ने ब्रिलियंस ब्रश अवार्ड जीता है। तो ये अवार्ड जीता है हिसार के 5 आर्टिस्टों ने। रंग भाव की अभिव्यक्ति का सबसे अच्छा नज़रिया होता है। जब भावों को व्यक्त करने के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं तो रंग आसानी से भावनाओं को व्यक्त कर देते हैं। ऐसे ही कुछ भाव बयां करती पेंटिंग्स नज़र आई ब्रिलियंस ब्रश के वर्चुअल आर्ट एग्जीबिशंस कम कंपटीशन में, जिसमें हिसार के 5 आर्टिस्ट ने अलग अलग कैटेगरी में अवार्ड जीतकर हिसार का नाम रोशन किया है। इन आर्टिस्ट में हिसार के राजेश जांगड़ा, अभिमन्यु सिंह, गीता जांगड़ा, नेहा बत्रा और पलक रानी के नाम शामिल हैं। सुरभि कला संस्थान के संचालक डॉक्टर राजेश जांगड़ा की पेंटिंग बुद्धम शरणम गच्छामि को बेस्ट पेंटिंग का अवार्ड मिला है, जिसमें गौतम बुद्ध को ज्ञान बांटते हुए दिखाया गया है। इस दौरान गवर्नमेंट स्कूल की आर्ट टीचर डॉक्टर गीता जांगड़ा के मार्बल आर्ट आर्टिकल्स ने बेस्ट इन मिक्स मीडिया कैटेगरी में अवार्ड जीता है।
इस कंपटीशन में मध्य प्रदेश, असम, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, दिल्ली, उड़ीसा, गोवा, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु से भी चित्रकारों ने भाग लिया है। इसके बाद है हरियाणा सरकार ने किस जिले के 2 सरकारी स्कूलों में 10वीं और 12वीं तक की कक्षाएं लगवाने का फैसला लिया है? तो ये फैसला लिया गया है करनाल और सोनीपत में। हरियाणा सरकार ने करनाल और सोनीपत जिले में 2 सरकारी स्कूलों में परीक्षण के आधार पर 10वीं से 12वीं तक की कक्षाएं लगाने का फैसला लिया है। इन दोनों स्कूलों में पढ़ रहे अधिकतर बच्चों के अभिभावकों ने कक्षाएं लगाने पर सहमति भी जताई है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि ये 2 स्कूल सोनीपत के बाजीपुर साबोली गांव में स्थित सरकारी स्कूल और करनाल के निगडू में स्थित सरकारी उच्चतर माध्यमिक स्कूल हैं। इसके बाद है हाल ही में कुशल अकुशल श्रमिकों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो ये ऐप लॉन्च किया गया है काम आया ऐप। तो यहाँ पर आप इसकी फ़ोटो भी देख सकते हैं, इस प्रकार से इसका लोगो है। हरियाणा में एक गैर सरकारी संस्था ने कुशल अकुशल श्रमिकों के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन काम आया लॉन्च किया है। गांव बीरपुर के पूर्व सरपंच रहे सुनील जागलान, जो कि सोशल मीडिया में सेल्फी विद डॉटर अभियान के संयोजक भी रहे हैं, उन्होंने यह ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप में एनरोल करने के बाद अपना परिचय विवरण ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड कर नौकरी के लिए आवेदन किया जा सकता है। ऐप टीम के तकनीकी प्रमुख सिद्धार्थ भाटिया के अनुसार इस पर शुरुआत में हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में कार्य किया जाएगा। इस ऐप को यूज़ करना बहुत ही आसान है। आपको बस इस ऐप पर खुद को एनरोल करना होगा, जो कि निःशुल्क है, और फिर अपनी ज़रूरत के अनुसार हिंदी या इंग्लिश में ओपनिंग सर्च करनी है। एक बार नामांकित होने के बाद नौकरी खोजनी और अपने किए कार्यों का वीडियो ऑडियो डाल देना है। नौकरी पर रखे जाने पर श्रमिक को कुछ भी भुगतान नहीं करना है और श्रमिकों के लिए शुरू से अंत तक यह ऐप पूरी तरह से निःशुल्क है। जगलाल ने कहा है कि यह ऐप अपनी तरह का अनूठा ब्लू कॉलर जॉब ओरिएंटेड यूज़र फ्रेंडली ऐप है, जो देश के असली आर्किटेक्ट्स के सामने आने वाली कठिनाइयों को समझता है। इसके बाद है हरियाणा का कौन सा जिला 100% गोवंश को गौशालाओं में लेने वाला पहला जिला होगा? तो ये होगा गुरुग्राम जिला। गोवंश संरक्षित हम सुरक्षित मुहिम पर फोकस करते हुए गौ सेवा आयोग ने चरणबद्ध तरीके से हर महीने 3-4 जिलों की सड़कों को बेसहारा गोवंश से मुक्त करने की रणनीति बनाई है। बेसहारा गोवंश को सहारा देने के लिए नई गौशालाओं का निर्माण करवाया जाएगा। हरियाणा गौ सेवा आयोग के नवनियुक्त चेयरमैन शरण कुमार गर्ग ने सड़कों पर भटकते बेसहारा गोवंश से हादसों पर चिंता जताते हुए हर बेसहारा गोवंश को गौशाला में शरण देकर उनके भरण पोषण की व्यवस्था करने की पहल शुरू कर दी है। शरण गर्ग ने बताया है कि 100% गोवंश को गौशालाओं में लेने वाला पहला जिला गुरुग्राम बनेगा। इसी तर्ज पर दूसरे जिलों को बेसहारा पशुओं से मुक्त कराया जाएगा। गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पंचायती भूमि को गौशालाओं के निर्माण और चारे के लिए लीज पर लिया जा सकता है। गोवंश के उत्पादों को प्रोत्साहित कर हम गौशालाओं को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। गाय के गोबर से हवन सामग्री युक्त धूप बत्ती सहित दूसरे उत्पाद बनाने की दिशा में हम काम कर रहे हैं। मौजूदा समय में प्रदेश के करीब 650 गौशालाएँ हैं, जिनमें लगभग 3.25 लाख गोवंश हैं और सड़कों पर 50 से 60 हज़ार गोवंश घूम रही हैं। सूचना का अधिकार के तहत मिली जानकारी के मुताबिक पिछले 2 साल में 241 लोगों की मौत सड़कों पर भटकते गोवंश के कारण हुई हादसों में हुई है। इसके बाद है हरियाणा का कौन सा जिला बेटियों को बचाने में सबसे आगे है? तो ये है फतेहाबाद जिला। बेटियां बचाने के मामले में फतेहाबाद जिला सभी के लिए मिसाल बन रहा है। प्रदेश में यहाँ सबसे अधिक बेहतर लिंगानुपात है। बेहतर लिंगानुपात में पानीपत 940 बेटियों के साथ दूसरे नंबर पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहीं से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का भी आगाज किया था। वर्ष 2001 की जनगणना में झज्जर व महेंद्रगढ़ जिलों में लिंग अनुपात की स्थिति सबसे खराब थी। राष्ट्रीय स्तर पर लिंगानुपात के मामले में सबसे नीचे रहे जिलों में भी झज्जर व महेंद्रगढ़ सहित हरियाणा के 5-6 जिले शामिल थे।
झज्जर में लिंग अनुपात 875 तक पहुंच चुका है। वर्तमान में चरखी दादरी, करनाल, भिवानी, रोहतक और साइबर सिटी गुरुग्राम में लिंग अनुपात 900 से नीचे है। इसके बाद है, हाल ही में सरकार ने 2 पहिया और 4 पहिया वाहन के लिए कितना जुर्माना तय किया है? तो ये तय किया गया है 500 से 1000 रुपये तक का जुर्माना। इसका लाभ 24 मार्च से 31 मई तक के सभी चालान के भुगतान पर मिलेगा। अब 2 पहिया वाहनों के लिए 500 और 4 पहिया निजी वाहनों के लिए 1000 रुपये ही देने होंगे। सभी चालान का भुगतान पुलिस की बजाय अब परिवहन प्राधिकरण के कार्यालयों में काटा जाएगा। इसके लिए अलग से विंडो भी शुरू कर दी गई है। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के बड़े स्तर पर चालान काटे गए थे। उस समय वाहनों के 50 से 70 हज़ार रुपये तक के चालान भी काटे गए थे। 2 पहिया वाहन के भी 30 से 40 हज़ार रुपये तक के चालान कटने से वाहन चालक परेशान हो रहे थे। इसके बाद है, फरीदाबाद जिले के कितने गाँव को नगर निगम सीमा में शामिल किया जाएगा? तो ये किया जाएगा 26 गाँवों को। मौजूदा समय में सभी 26 गाँव पंचायतों के अंतर्गत आते हैं। गांव की कुल ज़मीन कितनी है? कृषि योग्य ज़मीन कितनी है? कितना शहरीकरण हो चुका है? पंचायतों के पास फंड की क्या स्थिति है? गांव का पूरा ब्यौरा आने के बाद नगर निगम की ओर से प्रदेश सरकार को भेजा जाएगा। इसके बाद अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो सरकार की ओर से अधिसूचना जारी होंगी और गाँव को नगर निगम में शामिल कर लिया जाएगा। तो जो गांव नगर निगम में शामिल किए जाएंगे वो कुछ इस प्रकार से हैं। मैं आपको सभी गांव के नाम बता देता हूं। पहला है खेड़ी, गुजरान, सरूरपुर, समयपुर, नांगला जोग्यान, खंदावली, सीकरी, जाजरू, मलेरना, साहूपुरा, चंदावली, मुजेड़ी, मिर्ज़ापुर, नीमका, बड़ाली, भरतौला, खेड़ी, खुर्द, खेड़ी कला, बादशाहपुर, टिकावली, तिलपत, पियाला, फरीदपुर, ददरसिया, करौली, रिवाजपुर तथा बिंदापुर, ये गांव शामिल है। तो आज की वीडियो दोस्तों हमारी यहीं पर ख़त्म होती है। अब हम कल का क्वेश्चन देख लेते हैं। कल हमने आपसे पूछा था कि प्रदेश के किस संग्रहालय में भगवान श्री कृष्ण और महाभारत से जुड़े रहस्यों पर शोध किए जाएंगे? तो ये शोध किए जाएंगे श्री कृष्ण संग्रहालय के अंदर, जो कि कुरुक्षेत्र में स्थित है। कुरुक्षेत्र में स्थित श्री कृष्ण संग्रहालय में जल्द ही श्री कृष्ण और महाभारत से जुड़े तथ्यों पर शोध किए जाएंगे। यह संग्रहालय महाभारत पर आधारित विश्व का एकमात्र संग्रहालय है। यह संग्रहालय धीरे धीरे राष्ट्रीय संग्रहालय का रूप भी लेता जा रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा ने सन 1987 में श्री कृष्ण संग्रहालय की स्थापना की थी। तो चलिए अब हम आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का क्वेश्चन है, भारतीय कुश्ती संघ के द्वारा राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। आपको राइट ऑप्शन हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। कल की वीडियो में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए जल्द ही मिलेंगे ऐसी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।